आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग आपके 3 दिन के समापन दिवस पर पटना के और बिहार के कुछ लोग आए हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। यहाँ पर बिहार के और देश के बड़े पत्रकार जो आकाशवाणी में गीत संगीत के कार्यक्रम को संचालित करते हैं, और नीलांशु रंजन जी यहाँ पर है। नीलांशु रंजन जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाए। बुद्ध की धरती बोधगया में एक विश्वविद्यालय है, उसके एक वरिष्ठ शिक्षक हैं डॉक्टर मधुबाला जी। उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर आ जाए। डॉक्टर मधुबाला सामाजिक संगठन जो पूरे देश में काम करता है, एक्शन एड उसका नाम है। एक्शन एड अगर आप लोगों ने सुना होगा, उसके बिहार के प्रभारी हैं श्वेताब जी यहाँ बैठे हैं। उनसे अनुरोध किया। इस देश में एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है CPI-ML। वामपंथी धारा की किसी जमाने की बहुत ही उग्र पार्टी हुआ करती थी। आज बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है। उस पार्टी के बिहार के एक वरिष्ठ साथी हैं कुमार परवेज जी, डॉक्टर कुमार परवेज। उसने आग्रह किया यहाँ पर वो अपनी बेटी को लेकर आए हैं। कुमार परवेज मित्रों, आज आप लोगों की बातें होती रहे, लेकिन एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं कहीं भूल जाऊंगा। मैं कल मैंने आशुतोष से अनुरोध किया था और कुछ साथी लोग थे कि जो समस्या है हकलाहट वाली, ऐसी समस्याओं से कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां 2, 4, 10 लोग ना हो। मैं खुद भी अपनी बात बताता हूं। कई बार जब बोलने के क्रम में बातें रुक जाती हैं। कोई ऐसा देश में नहीं, दुनिया में नहीं है जो बिल्कुल विवेकानंद की तरह बोलता हो। विवेकानंद बिरले लोग हुआ करते हैं। बहुत मुझे लगता है कि पूरे यूनिवर्स में 2-4 लाख होंगे जो अपनी बात को बिना किसी कॉमा के, बिना किसी रुकावट के कहते आ गए। ऐसे बहुत कम लोग। मैंने सुना है विवेकानंद के बारे में, आप लोगों ने भी सुना होगा। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते रहे हैं, लेकिन रुकावट आती है। और जब आप लोग, जिसे अभी ग्रुप की बात चल रही थी कि अलग अलग आप लोग ग्रुप बनाइए, लेकिन मैं इनसे थोड़े से उस बात को आगे करना चाहता हूं। कभी बात हो रही थी पार्कों के बारे में, शहरों के बारे में, कस्बों के बारे में। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग बिहार के देश के जितने भी राज्य हैं, जहां जहां से आप लोग आए हैं, उनके दूरवर्ती जिलों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में, छोटे छोटे जगहों पर अगर आप लोग ग्रुप बनाएंगे तो उसमें आप लोगों का भला सिर्फ नहीं होगा, बल्कि ये क्रम रुकने वाला नहीं है। आने वाली जो पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, उनमें जो घबराहट है, जैसे कि एक साथी ने कहा कि मैं पहली बार बोल रहा हूं, ऐसे आप लोग अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। और आप लोगों का काम सोशल रिफॉर्म का काम हो सकता है अगर आप लोग ग्रुप बना करके अलग अलग जगहों पर गोष्ठियां करें और लोगों को जोड़े। जैसे किसी ने कहा कि, एक साथी ने कहा कि हम लोग पार्क में गए तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जब ग्रुप बनाएंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जगह जगह पर आप लोग इस तरह के ग्रुप बनाएं। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे मंच पर बहुत से जितने लोग हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं
जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आप लोग थोड़ा सा अपना संकोच तोड़िए, आप लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मधुबाला को। आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मिर्जा गालिब कॉलेज गया, मगध यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस में। और मेरा ये मानना है कि कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे हटाना या कुछ भी, वो एक पॉलिटिकल इशू भी है। तो एक बार फिर से तालियां डॉक्टर मधुबाला के लिए। सबसे पहले तो इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। मैं भी इंतजार कर रही थी। सत श्री अकाल। चलिए, मंचासीन इस जगजीवन राम शोध संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर नरेंद्र पाठक, और सबसे तो मैं ये कहूँगी कि ये जो मौका लगा है आप लोगों को, मैं सबके नाम नहीं जानती, मयंक जी को सुना मैंने, ध्रुव जी को सुना मैंने, कई लोगों ने अपना नाम, मैं चाहती थी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि बाकी लोग तो मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ है इस कार्यक्रम में। और मैंने अखबार में कल जब देखा, सर ने भेजा मुझे, तो मुझे लगा नहीं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो आप सारे लोग जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, सबको सहृदय आभार डॉक्टर नरेंद्र पाठक। और सबसे तहे दिल से मैं कहूँ कि एक ऐसे अनछुए पहलू, मेरे लिए कई सामाजिक मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते आए हैं, कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, खास करके सोशल, जैसा आपने कहा कि सोशल सेक्टर में भी कई काम हो रहे हैं। बट इस विषय पे जो कि मुझे लगता है कि अब तक मेरी नज़र में, मैं नहीं जानती कि सबसे ज़्यादा जिसको बिल्कुल लास्ट उसमें रखा गया था, बहुत अनछुए पहलू टाइप का, लोगों को लगता था ठीक है एक है ये, तो उसको यहाँ तक लाने के लिए डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर श्वेता और सारे लोग, जो मैं कहूँ कि ये फैमिली, और मैं भी इस फैमिली में अगर आप इजाज़त दें तो जुड़ना चाहती हूँ। इसके साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं बहुत बड़े, बहुत उम्दा आवाज़ वाले शायर कहूँ, साहित्यकार कहूँ, बहुत कुछ, डॉक्टर नीलांशु रंजन जी, परवेज भाई काफ़ी ये होता है, और एक्शन 8 से पंकज श्वेता जी, और सभी लोग। तो मुझे ये मौका मिला यहाँ आने के लिए, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ सर का, कि सर ने कहा कि एक नेशनल, उन्होंने मैसेज किया और मैंने देखा, तो मुझे, मैं जैसे इंटर की तो जो एक पोस्टर लगा हुआ है आपका, हाँ मैं हक लाता हूँ, मुझे बहुत ही, अगर ये कहें कि दिल तक छूने वाली, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के पहले मैंने कई काम किए हैं बिहार में यूनिसेफ के साथ काम किया है, कई मुद्दों पे, बाल अधिकार को लेकर के, महिला अधिकारों को लेकर के। एक बार हमने, जब मैं स्टूडेंट थी पटना यूनिवर्सिटी की, तो हमने यहाँ पे एक सुल्तानगंज एरिया है पटना सिटी का, जो भी लोग पटना या बिहार से हैं वो जानते होंगे, वहाँ पे वहाँ के जो वार्ड नंबर 16 और 17 है, उसमें मैंने एक स्टडी किया था, जहाँ की हर घर में पोलियो की समस्या होती थी, और गर्ल चाइल्ड को लेकर के, तो वैसी पोलियो ग्रस्त गर्ल चाइल्ड लेबर को हमने खोजा था यूनिसेफ के सहयोग से। बहुत बड़ी खबर बनी थी, फिर बहुत सारे एनजीओज आए, बहुत काम हुआ, और थोड़ी स्थिति उसकी सुधरी। मैं जब स्टूडेंट लाइफ की बात थी, फिर मैंने नक्सली हिंसा से प्रभावित महिलाओं के ऊपर भी जाकर के, जहानाबाद और गया यहाँ का एक हुआ करता था, और एक समय बिहार में ऐसा होता था कि बहुत हिंसाएं होती थी, उनके बीच मैंने काम किया। आपदा प्रबंधन को लेकर के मैं बिहार में, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के मैंने कई जिलों को बिहार में, खगड़िया है, मधुबनी है, वहाँ पे नेतृत्व किया, और मैं स्टेट लेवल पे मैंने काम किया, और तब जाके मैं अभी पिछले 3 वर्षों से पढ़ाने के कार्य में आई। जैसे मैं यहाँ आई तो मुझे एकदम से स्ट्राइक करने लगा कि मेरे कुछ बच्चे और कलीग्स
और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो जब हकलाते हैं लोग तो बाकी लोग हंसते हैं उनके ऊपर, या जैसा कि आपने कहा मयंक जी ने कि आपकी कोई टीचर थी, वो जान करके इंटेंशनली वो कहती थी कि आप लेट हो गए। तो ये बस यही, ये जो एटीट्यूड है, ये जो मानसिकता है, इसी में लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। अदरवाइज हकलाना तो कोई बीमारी है ही नहीं। हम सभी, जैसा कि सर ने कहा, निदेशक महोदय ने कहा कि बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी बातों को बिना फुल स्टॉप और बिना कॉमा के कह पाते हैं। जब आप लोग बोल रहे थे, अगर ये विषय यहाँ पे नहीं लिखा रहता कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस विषय पे हो रहा है स्टैमरिंग को लेकर के, तो बिल्कुल ये पता नहीं चलता कि आप इससे ग्रसित हैं, क्योंकि आजकल की बोलने का तरीका हो गया है, ये स्टाइल हो गया है। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें ये ऑफिसर्स और सारे ट्रेनिंग होते हैं। इसमें ट्रेनिंग कॉलेज है बोधगया में भी और पटना में। मैं सबको वहाँ जाती हूँ क्लासेस से। कई DYSPs, डिप्टी कलेक्टर्स, स्टेट लेवल ऑफिसर्स, टीचर्स को अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मैं कम्युनिकेशन पे पढ़ा रही थी। मैं टीचर्स के बीच में, अभी नए हमारे यहाँ बहुत बड़े अपॉइंटमेंट हुए हैं टीचर्स के, उनके बीच में गई थी। मैं जान के एक सवाल पूछती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि 50 या 60 लोग में कौन लोग जो हैं वो आकर बोलते हैं। अब विश्वास कीजिए 2 और 4 ही लोग जो हैं वो माइक का सामना कर पाते हैं। वो माइक उठाने पे अपनी बातों को कहते हैं। मैं वहीं से शुरू करती हूँ अपने, और मैं कहती हूँ ये कोई क्लासेस नहीं है, शिक्षकों को पढ़ाने का नहीं, ये हमारा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि हमें अपने अंदर जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे खड़े होके बोल सकते हैं। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि कम्युनिकेशन या संचार संप्रेषण क्या है? ये सबको पता है कि हम अपनी बातों को या एक दूसरे से हम जो डायलॉग करते हैं उसको रखना, लेकिन ये सिर्फ 2 या 3 ही लोग 60 लोगों में क्यों बोल पाते हैं? मैंने कहा कि जो नहीं बोल पाते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो उसको जानते नहीं या किसी भी चीज को वो जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेबल होना। तो मैं यही कहूँगी कि आप जिनको भी यहाँ पहली बार डॉक्टर साहब की इस कॉन्फ्रेंस से 3 डेज जो कॉन्फ्रेंस हुआ, मौका लगा, उसमें आप आकर यहाँ माइक पे बोले, तो बस इसी को, जैसे आप वॉशरूम में जाकर प्रैक्टिस करते थे सिर्फ प्रेजेंट कि मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाऊँ कि प्रेजेंट मैम या प्रेजेंट सर, तो उसको हमें दूर करना है। 2-3 चीज़ें मैं बहुत अभी चीज़ें समझना चाहती हूँ। एक तो बहुत बधाई और आप सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं सर कि आपने पटना को, जैसा सर ने कहा, ज्ञान और मोक्ष की धरती है, बोधगया को कहते हैं जहाँ हम हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान और मोक्ष की धरती कहते हैं उसको। तो मैं चाहूँगी कि इसको बिहार चैप्टर के रूप में जो भी यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं बिहार में और पटना में, मैं उनसे जुड़ना चाहूँगी। और हमारे मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं, मुझे बिल्कुल अब उनकी सूची बनानी होगी और उनको इस SHG के साथ जोड़ना होगा, खुद भी जोड़ना होगा, बैठना होगा। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको ले जाने की आवश्यकता है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अभी श्वेता मैम से बात हो रही थी, कब से हैं वो, भुज अर्थक्वेक को हम लोग काफ़ी ये करते थे, और पटना भी साइस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। अगर अर्थक्वेक होगा तो हम जागरूक हो गए, हम लोग स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, पटना के कई कॉलेजेस में, इन कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज, मगध महिला साइंस कॉलेज, सचिवालयों में जहाँ लोग मिलते थे उनको पकड़ के हम कहते थे कि अभी मान लीजिए कि भूकंप आ गया और आप इससे बचना सीखिए, जैसे जापान में होता है। जापान में लोग सिर्फ प्रैक्टिस पे, वो 8 की भी रेक्टर स्केल पे अगर शेकिंग हो रहा है तो लोग उसके लिए तैयार रहते थे। तो हम लोग कहते भी थे कि आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी, बल्कि अर्थक्वेक पे हम कहते थे, भुज के अर्थक्वेक पे, कि वहाँ पे जब बच्चों की जाने गई, जब 26 जनवरी को उस समय अर्थक्वेक हुआ, जबकि लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए
कार्यालयों में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में बच्चे थे, हॉस्पिटल में लोगों की जाने गई, तो हम कहते थे कि हमें वैसा विकास नहीं चाहिए। मतलब ये विकास कि विकास ऐसा हो जो हमें आफत से बचाए, ऐसा ना हो कि आफत बन जाए। हम ये एग्जाम्पल देते थे। तो मेरा यही कहना है कि बिहार चैप्टर के साथ साथ इसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाए और आप सभी लोगों से जो इतने स्मार्ट, इतने चार्मिंग और इतने वेल एजुकेटेड, मैं सारे लोगों को तो नहीं जान पाई, जिन लोगों को भी मैंने सुना, तो आप अपना एक वो यूट्यूब चैनल और उस पे जैसे आप यहाँ खड़े होकर, मैंने रिकॉर्ड किया, मैं डालूंगी भी इसको सोशल मीडिया के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही आप लोगों का, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो सर बिल्कुल, बस इसको थोड़ा मास लेवल पे प्रसारित करने का, और थोड़ा हम जितने लोग हैं डालेंगे इसको, और उस पर आप भी अपना बना के सर इन लोगों का भी, जैसे वीगन के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, मैंने अपने बच्चों से सीखा है। तो मैंने कहा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तब भी तो नहीं है, वेजिटेरियन को भी कहते हैं कि आपके जो प्लांट्स, कहते हैं कि सब्जियां जो आ रही हैं, जैसे आप बता रहे थे, ध्रुव जी बता रहे थे, जैसे कि या आप बता रहे थे मयंक जी कि अगर मिल्क प्रोडक्ट है तो कैसे उसमें फिर आता है, तो वो सब चीज़ें जो जानकारी वाली हैं वो सब जानने की जरूरत है। तो और उस व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे जरूर जोड़िए। बस मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे खड़े होकर आपने कहा, उस कॉन्फिडेंस, उस जज्बे को बरकरार रखिए, उसे बनाए रखिए। और मैं फिर से कहूँगी कि आप कहीं से भी किसी भी मायने में कम नहीं है। बस लोगों को, जो आप सामने वाले लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीजें हैं कि हकलाने वाले लोग, उनको उनकी जो मानसिकता है उससे उनको दूर करना है, और तभी हम सफल हो पाएंगे, और सफल हो रहे हैं। ये इतना बढ़िया प्रयास जो कि मैं ये कहूँ कि मैं नहीं कह सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो मुझे ये मौका मिला यहाँ पे आप लोगों से जुड़ने के लिए, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट और सौभाग्यशाली समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे जरूर आप अपने ग्रुप में जोड़िए सर, मैं जुड़ना चाहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मोहित खड़े रहना, ये मोहित हमारे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, पटना में रहते हैं, और ये आपसे टच में रहें। बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर मधुबाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ज़रूर आपके टच में रहेंगे, हमारा स्थानीय ग्रुप एंड टीम। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पंकज श्वेताब जी को। आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं एक्शन एड एसोसिएशन में। एक्शन एड वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत में काम कर रही है। मेरा भी कुछ समय एनजीओ के साथ बीता है, तो एक बार फिर से बिग वेलकम टू पंकज श्वेताब। आप सभी भाई बहन दोस्त और यहाँ मंच पे आसीन हमारे वरिष्ठ, और आप सभी का अभिनंदन। आज एक विशेष मीटिंग है, खासतौर पे मैं डिजेबिलिटी पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और जो वुमेन डिजेबिलिटी ग्रुप है उसका एक बहुत ही वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से काम कर रहा है। हम हो रहे हैं, तो सबसे पहले नरेंद्र सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने आमंत्रित किया और ये अवसर दिया यहाँ पे आने का और आप लोगों को सुनने का, समझने का, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन सर का भी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप ये जो मुहिम शुरू किए हैं, एक माहौल बनाया है, एक अवसर दिए हैं, और ये अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ आज, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ मौजूद आप सभी महत्वपूर्ण साथी, ये मसला जो है, ये मतलब पूरा जो बातचीत और जो व्यवहार है अभिव्यक्ति का, ये अभिव्यक्ति का ही मसला है कि हम अपने मन में जो भी विचार है उसको कैसे सहजता से प्रकट करें।
और मतलब मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम इसको बहुत बड़ी चीज ना समझें, हल्की चीज समझें, और इसको अपने व्यवहार में हम कैसे सहज रूप से देखें। मन में आत्मविश्वास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। आपको लगता होगा कि हकलाना एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैडम मधुबाला बहुत सही बोल रही थी कि यहाँ तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, हर तरह से सक्षम हैं, लेकिन अगर उनको बोलने का मौका दिया जाए तो वो अपनी बात को ठीक से नहीं रख सकते। एक समय था कि जब मैं सोशल सेक्टर में प्रवेश किया था, मैं भी बहुत कुछ अपने आप को लगता था कि जानता हूँ, समझता हूँ। ठीक है, पहली बार जब मुझे बोलने का मौका मिला तो हाथ कांपने लगे। मैं अपनी बात को सही ढंग से नहीं रखते हुए कम शब्दों में 2 लाइन में अपनी बात को रख के कहा कि धन्यवाद। और जो 2 लाइन था वो बहुत मायने और महत्वपूर्ण रखता था उस पूरे सभा में। बड़ी सभा थी, IMA हॉल में सभा था, तो लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा सटीक चीज बोल दिए। तो ये बस समझ लीजिए कि आपको अपनी बात को सरलता से, सहजता से, कम शब्दों में कैसे हम रख दे कि हमारा जो सोच है, विचार है वो। और आज इस मंच से मैं भी मैडम की तरह वॉलंटियरिंग करने के लिए तैयार हूँ बिहार के लिए, आपके साथ में जुड़ के जहाँ तक होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको अपने माहौल में लोगों को लाना है, बल्कि अच्छी बात है कि अलग अलग ग्रुप जहाँ पे कुछ हो रहा है, सामाजिक कार्य हो रहा है, सामाजिक बदलाव के कार्य हो रहे हैं, जहाँ प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, वहाँ पे आप लोग हम भी हमको जोड़िए, हम भी आपको बुलाएंगे और एक मंच मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये सीधा सा मसला है कि अगर पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ी चीज है, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो मामला है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसको अपने ढंग से, सरलता से दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है कि हम किसी से कम नहीं। बस और इसी के साथ मैं इजाजत भी चाहता हूँ कि मुझे आज एक विशेष वो विकलांग अधिकार मंच का, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 2009 में एक्शन एड से जुड़ा मैं, और मुझे एक मतलब डिसेबल पर्सन्स का ग्रुप जो था, सोशल ग्रुप को, एक प्लेटफॉर्म को बनाने की जिम्मेदारी मिली। और मैं पूरा शिद्दत के साथ प्रयास किया कि लीडरशिप बिल्डिंग, मतलब उनके बीच में कॉन्फिडेंस जो है लेके आऊं, और उनकी जो समस्याएं थी, बहुत सारे मुद्दे थे, उसका समाधान करूं। तो ये काम जब मैं शुरू किया और जानने समझने का कोशिश किया तो पता चला कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको लेने के लिए मतलब गांव के अंदर मतलब अंदर बहुत दूर से लोग आते थे सिविल सर्जन ऑफिस, और सिविल सर्जन ऑफिस का चक्कर महीनों लगाते थे, तब जाके उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला करता था। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में भी कई प्रकार की त्रुटियां थी, उसको सुधारने के लिए भी बहुत लंबा टाइम लगता था। तो इस एजेंडे को लेके हम लोगों ने उनको ही मतलब कि भाई जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई हो, और उनको उत्प्रेरित करते हुए विकलांग अधिकार यात्रा करके पूरे बिहार में कई डिस्ट्रिक्ट से वो यात्रा जो है, डिसेबल पर्सन्स का ग्रुप जो है निकला, और वो अपने एजेंडे को जितने भी जिला प्रशासन कार्यालय थे, DM ऑफिस थे, सब जगह अपना मांग पत्र दिया कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो प्रक्रिया है उसको सहज बनाते हुए पंचायत स्तर तक उतारा जाए, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जो है वो सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि लोगों को सहजता से उनका प्रमाण पत्र मिले। क्योंकि यही प्रमाण पत्र जो है उनको अलग अलग किस्म के जो इंटाइटलमेंट्स है वो उनको मिलता है। जैसे उनका कार्ड बनने के बाद मतलब एजुकेशन में जो बेनिफिट है, या फिर अदर जो भी पेंशन स्कीम्स है,
सोशल सिक्योरिटी का कई तरह के स्कीम्स जो है बिना सर्टिफिकेट के नहीं मिल सकता था। इवन की मतलब दूसरे जगह जाना, ट्रेन में सफर करने के लिए रिजर्वेशन का पास मिलना, ये सब की सुविधाएं जो है बिना उसके संभव नहीं थी। और इस यात्रा के बाद जो है सरकार ने फैसला लिया और स्पेशल कैंप लगा के बिहार में सर्टिफिकेशन कैंपेन जो है वो मतलब शुरू किया गया। और आज जो है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्तर पे जो है वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने का काम हो रहा है। उसी तरह से जो डिजेबिलिटी कमिश्नर थे उनका सेक्रेटेरिएट में 3rd फ्लोर पे ऑफिस था, और उन लोगों के प्रयास से, मैंने नहीं किया, उन लोगों के प्रयास से मात्र 2 दिन में डिजेबिलिटी कमिश्नर का ऑफिस जो है ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। ये उनका अपना एडवोकेट है। यूपीएससी ऑफिस में स्पेशल काउंटर खुला, कई तरह के अचीवमेंट। तो कहने का मतलब है कि बस एक आपने जो शुरुआत किया है वो एक अवसर मिलना चाहिए उनको प्रेरित करने के लिए कि वो आगे आए और अपने मुद्दे पे प्रखरता के साथ अपनी बात करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंकज भाई से कि रुक जाए, थोड़ा सा गुलदस्ता लेते गए जाए। हमारे साथियों ने आपका अभिनंदन करने के लिए कुछ गुलदस्ते लाए हैं, तो मैं इनवाइट करता हूँ मोहित को। आप श्री पंकज श्वेताब जी को गुलदस्ता भेज दीजिए। श्री पंकज श्वेताब जी, कृपया। ये तीसरा की ओर से एक छोटी सी पुस्तक है और ये गुलदस्ता। हम सब बहुत आभारी हैं, आप आए, अपने विचार व्यक्त किए और समय निकाला हम सब के लिए। बिल्कुल, हम लोग टच में रहेंगे। डॉक्टर नरेंद्र पाठक जी को गुलदस्ता पेश करेंगे आशुतोष झा। डॉक्टर नरेंद्र पाठक, जिनकी मदद के बगैर हम सब यहाँ मिल ना पाते और पता नहीं पटना में कहाँ भटक गए तो उनका बहुत आभारी हैं हम लोग। ये छोटी सी भेंट है तीसा की ओर से। तीसा का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन। श्री नीलांशु रंजन जी मीडिया कर्मी हैं, सीनियर टीवी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। कृपया नरेश परिहार जी। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हम उम्मीद करते हैं मीडिया हटाने वालों की एक सकारात्मक छवि पेश करने का प्रयास करेगी। ऑलरेडी ये पहल हो गई है, बहुत सी फिल्में आई हैं जिसमें हटाने को श्री कुमार परवेज जी को सूरज चंद्रदेव माइक नहीं काम कर रहा सर। कुमार परवेज इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन की ओर से नागेंद्र श्रीवास्तव, आपके लिए गुलदस्ता है। आप प्रयागराज से आए हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, हटवा से बिल्कुल नहीं है। श्याम कुमार, मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नीलांशु रंजन जी को, वो कुछ अपने विचार व्यक्त करें कि हटवाने और मीडिया के बीच में क्या रिश्ता है और ये कैसे बेहतर हो सकता है। हेलो, मेरी आवाज? नमस्कार, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो
यहाँ इस संस्थान के जो निदेशक हैं नरेंद्र पाठक जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इस खास मौके पर मुझे याद किया और जब मैंने पूछा उनसे कि ये मौजूद क्या है, क्या विषय क्या है, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा कि मैं आऊँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मसरत हुई इस मौके पर उन्होंने बुलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सतन श्रीवास्तव जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। ये खास इतलात है, ये मुहिम फीसद है, एक बड़ा काम है ये चला रहे हैं। और मधुबाला जी ने कहा कि वो मेरी आवाज़ की मुतासिर हैं, तो मैं उनकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा हूँ। मैं अपनी बात मतलब मुख्तसर कहूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं सर्व करूँगा। मैं खुदा की बनाई इस धरती पे जब आपकी आमद होती, जब आप आते हैं, तो साथ में आप चुनौतियाँ लेके आते हैं, चैलेंजेस लेके आते हैं साथ में। वो चैलेंजेस ही आपको शेप करता है, वो धीरे धीरे वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को वो आपको बनाता है। वो चुनौतियाँ होती वही आपको बनाती हैं। तो चुनौतियों से नहीं घबराना है, चुनौतियाँ तो साथ में आती ही हैं। और कई तरह की चुनौतियाँ जिंदगी में आती हैं जिनको हम झेलते हैं, लेकिन उसको झेलते हुए आगे बढ़ना ही हमारा कर्तव्य होता है। और जो कर्तव्य है वही पुरुषार्थ, वही असर, वही पुरुषार्थ होता है कि उन चुनौतियों को झेलते हुए कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे सफलता का परचम लहराते हैं। आप सेलिब्रिटीज की लाइफ को देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए हैं, बगैर चुनौतियों को झेले हुए वो आगे नहीं आए हैं। वो शिखर पर गए हैं उन चुनौतियों को झेलते हुए। कोई भी शिखर पे जाता है, कोई पर्वत पे जो जाते हैं, जो माउंट पर जो चढ़ते हैं, उसमें स्केल करते हैं, उनमें भी कई चुनौतियां तब जाके स्केल करते हो, तब जाकर वो शिखर पर पहुंचते हैं, ऐसे नहीं पहुंचते हैं। आप सेलिब्रिटीज की लाइफ को देखें, आपके जो स्टार है ऋतिक रोशन, वो बहुत ज्यादा स्टैमर करते थे। आज देख लीजिए बड़े स्टार हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जब गए थे आकाशवाणी में वो देने के लिए अपना वॉइस टेस्ट जो है न्यूज रीडर के लिए, तो ये कह के हटा दिया गया, छाट दिया गया था कि आपकी आवाज़ अच्छी है। लता मंगेशकर जब गई थी ऑडिशन देने के लिए, तो ये कह के उनको हटा दिया गया था कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है, फिल्म में पार्श्व गायन के लिए आपकी आवाज़ नहीं है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, लेकिन उनको उन्होंने उससे वो हारी नहीं। हार कर बैठना जो है आपको मतलब नहीं है, कम्युनिकेट करना है। अभिव्यक्ति का ये मामला है, लगातार कम्युनिकेट करना है। और मधुबाला जी ने कहा कि मैं मतलब उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि अपना एक यूट्यूब बनाइए और उस पर डालिए, अपनी बातों को रखिए। आप आईने के सामने भी खड़े होकर जो है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और कम्युनिकेशन हमेशा बरकरार रखिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कितनी भी बड़ी समस्या हो, मैं समझता हूँ कि आप उसको मत पार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चुनौतियाँ साथ में आती हैं और चुनौतियाँ जब आएंगी तो आप उसको झेलेंगे और झेलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा हरिवंश राय बच्चन की इस कविता के साथ, 2-3 लाइन के साथ कि तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। बहुत शुक्रिया। एकदम बहुत ही उपयुक्त कविताओं के विचारों के साथ आपने अंत किया। हकलाना हमारा अग्निपथ है और इससे अगर हम गुजर जाते हैं तो हम तब तक लोहा बन जाते हैं। तो एक बार फिर से तालियां आपकी। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री कुमार परवेज को, वो भी अपने विचार शेयर करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टैमरिंग सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी, क्योंकि स्टैंडर्ड कहीं भी 1% से ज़्यादा नहीं है। तो इट्स ऑलवेज 1 अगेंस्ट 99। तो मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ श्री कुमार। संस्थान के निदेशक महोदय, सम्मानित हमारे मंच पे बैठे हुए साथीगण और इस साल में उपस्थित दोस्त, मेरा परिचय दिया गया कि मैं मेरी पार्टी पहले थोड़ा ऊपरी थी और अब थोड़ा डेमोक्रेटिक हो गई है। तो मेरा परिचय है कि मैं भाई मधुबाला जी अभी
गया में पढ़ाती हैं बुद्ध की धरती पर, और मैं वहीं से आता हूँ, और मेरे व्यवहार से भी कहीं आपको गिरता नहीं दिखी। हमने तो पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है, और यह सच है कि कई बार ऐसा होता है कि दिनकर की वो कविता याद आती है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं समाज में कि आपको उग्र रूप धारण करना पड़ता है। राम को भी धारण करना पड़ा, कृष्ण को भी धारण करना पड़ा, तो है इसी। बहरहाल जिस विषय पर आज यहाँ पे कल ही मुझे पता चला, कल नरेंद्र जी के साथ मैं था और अचानक आज उनका सुबह फोन गया, और आज मैं अपनी बेटी को समय दिए हुए हूँ और उसको लेकर के आया हूँ। उसने कहा कि चलिए आप क्या करेंगे हमको दिखाइए, तो लगातार मेरे आगे पीछे कर रहे। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा और अपनी आलोचना के साथ और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की आलोचना के साथ। ये जो इश्यूज हैं इस तरह, सोशल कंसर्न तो बन रहा है, मेडिकल कंसर्न तो बन रहा है, एक आदमी को छोड़ दीजिएगा, लेकिन यह पॉलिटिकल कंसर्न नहीं बन पा, यह सच है। बहुत जोर लगाने के बाद सरकारें कुछ करती हैं अपने स्तर से, कुछ प्रयास करती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू बने, अभी उस लेवल पर चीजें गई नहीं। यहाँ तक कि थर्ड जेंडर, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो पॉलिटिक्स के मेन डिस्कोर्स में नहीं। तो यह तो हमारी खुद की आलोचना है, इसे हम अब समय आ गया है कि समझें कि राजनीति का मतलब, पॉलिटिक्स का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, मुख्यमंत्रियों की अदला बदली नहीं होती है, बल्कि समाज में जो इश्यूज उठ रहे हैं, करेंट इश्यूज हैं, उस पर पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रिस्पॉन्स, वो उसको कैसे देखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कई मसलों को हम लोगों ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा में जोड़ा है, और मेरे ख्याल से सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जिस विषय पर हम यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रस्ताव में, उनके एजेंडे में, उनके घोषणा पत्र में हो। तो मैं कम से कम अपनी पार्टी की ओर से तो ये आपको वादा दे सकता हूँ कि इसे हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इसके प्रति हमारा नजरिया क्या है। दूसरी बात, कि सच में ये एक सोशल इशू, सबसे बड़ा सोशल इशू, मतलब इस तरफ जो खड़े लोग हैं, दरअसल उनको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मैं खुद ग्रामीण इलाके से आया हूँ, वहाँ की पृष्ठभूमि से आया हूँ। मगध से मैंने भी आपको बताया, पढ़ाई लिखाई प्राथमिक विद्यालय में हुई। हम लोग की भाषा बहुत खराब थी, अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। आमतौर पर मगध के लोगों का उच्चारण दोष होता है, स, श में, श में, ये सब बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो वो कोई मेडिकल तो नहीं है, मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम। लेकिन वहां के लिए यही मान्य है। लेकिन हम लोग खुद कहीं दूसरी जगह जाते थे तो हम ही लोगों का लोग मजाक उड़ाते। लेकिन जब मैं जेएनयू गया, जेएनयू जैसा कैंपस दिल्ली में, तो वहां पर बिहारी छात्रों की एक बड़ी जमात है, और वहां इस तरह के इश्यूज पे, डेमोक्रेटिक इश्यूज पे, हर छोटी बातों का लोग ख्याल रखते हैं कि कोई एक दूसरे से हर्ट ना हो, और कोई इस तरह का कमेंट ना हो जिससे कोई अपने को अपमानित महसूस करे। तो वहां जाकर के मैंने ज्यादा अच्छा महसूस किया कि अरे भाई, इसमें मेरा क्या दोष है, इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है। ये तो ऐतिहासिक तौर पर चीजें चली आ रही हैं, शिक्षा की स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं हो रहा है, या फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया गया, तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं, हम अपने को क्यों दोष माने। और वहां से चीजें हम लोगों के भीतर भी बहुत रहता था कि ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से भाषा
उच्चारण नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें आती हैं, तो हमने भी मेहनत किया। लेकिन कुल मिला जुला कर मामला यह है कि इधर के लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, और इसके लिए दरअसल कोई सामाजिक अभियान चले, कोई राजनीतिक अभियान चले, क्योंकि आमतौर पर जो जिसे हम सभ्यता का युग कहते हैं, कुछ गड़बड़ चीजें पैदा हो गई हैं, कुछ गड़बड़ चीजें पैदा हुई, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि आप सब जानते होंगे, बड़े साइंटिस्ट हुए इस दुनिया में, हाल फिलहाल में गुजर गए स्टीफन हॉकिंस, बहुत बड़े साइंटिस्ट। उनका 80 से 90% शरीर काम ही नहीं करता था। अभी कई फिल्मी हस्तियों का नाम सर यहाँ पे आपको सुना रहे थे। नुसरत फतेह अली खान, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। नुसरत फतेह अली खान को भी कि अरे यार ये क्या गजल गाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया में उनकी गजलों को सुना जाता है, हर कोई सुनता है। स्टीफन हॉकिंस के बारे में लोगों ने कह दिया, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर ही काम नहीं करता था। 80 से 90% बोलना भी उनके लिए मुश्किल, बोल भी नहीं पाते थे, हिल तक नहीं सकते थे, केवल उनका दिमाग काम करता था। और उन्होंने साइंस में जो दिया, आइंस्टाइन के बाद मुझे लगता है कि अभी हाल के दौर में उनका सबसे बड़ा योग, तो बोल भी नहीं सकती, अपने चेयर से हिल भी नहीं सकते। तो ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। और मैंने दो बातें कही कि बदलना हम लोगों को है, अपनी मानसिकता को है। वे लोग जो समझते हैं कि अच्छा ये हकला रहे हैं, तो थोड़ा, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर, केवल एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशूज पर सोसाइटी की मानसिकता बनी हुई है, तो इनको कैसे सेंसिटाइज किया जाए, इनको कैसे बदला जाए, इनकी सोच को, एक तो ये। और दूसरा, आप लोग जो हैं वो आप सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे सामने, आपके सामने जो चैलेंजेस है, तो ठीक ही कहा गया कि हम जितने संघर्ष को, हम जितनी चुनौतियों को एक्सेप्ट करें, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट, हमें कहीं से घबराना नहीं है, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट रहता है, तो हम अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। और अंत में फिर एक बार ये कहते हुए कि केवल हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों से भी, चुनाव आ रहा है 2024 का, बहुत सारी बातें होंगी। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो छूटे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शन, जैसे अभी बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, लेकिन उसमें थर्ड जेंडर ने सवाल खड़ा किया कि हम कहाँ हैं, हमारी काउंटिंग कहाँ हो रही है। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट इशू, इस पर हमारी नजर ही नहीं जाती। मुझे लगता है कि समाज का कोई छोटा सा हिस्सा है, अरे इस पर न भी बोले तो क्या हो जाएगा, वोट बैंक कितना प्रभावित हो जाएगा। तो इस वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ भी बोलना है और एक सशक्त तरीके से सामने आना है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आकर के, मेरी भी संभावना रहेगी। परवेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से इस चीज़ को पकड़ा और निकाला कि समस्या चाहे समाज में छोटे से वर्ग की हो या बड़े वर्ग की हो, समस्या तो समस्या है, और उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर जागरूक बनना और लोगों को बनाना, ये एक अच्छा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। जब हम कहते हैं कि फैमिली इज ए पॉलिटिकल इशू, क्योंकि ये सिर्फ 1% लोगों को प्रभावित करती है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1% भी 99% को जागरूक बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, लेकिन पहले उनको खुद एम्पावर्ड होना पड़ेगा, खुद जागरूक बनना पड़ेगा। अब हम समापन की तरफ चल रहे हैं, तो मैं डॉक्टर नरेंद्र पाठक जी से निवेदन करूंगा कि वो कंक्लूडिंग थॉट्स रख देंगे। मित्रों, मेरे पास तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं जो आप लोग कह सकें। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो मैंने आप लोगों से अनुरोध किया कि अपने ग्रुप बनाइए, और ग्रुप के साथ में, जैसा कि डॉक्टर मधुबाला जी ने, नीलांशु रंजन जी ने और कुमार परवेज जी ने कहा, उस तरह से उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ। और जब तक से मैं इस संस्थान का निदेशक हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर आप लोग आइए, संख्या इसका दोगुना कीजिए और देश के अन्य हिस्सों से भी लोगों को इकट्ठा कीजिए।
और इसमें कुछ आप लोगों की थोड़ी मोड़ी कठिनाइयां हैं, मैंने आशुतोष जी से कहा है। कुछ आप लोगों की आर्थिक कठिनाइयां हैं यहाँ रुकने में, थोड़ी सी मेरी भी जानकारी कम थी आप लोगों के बारे, आप लोगों के संगठन के बारे में, आने जाने के बारे में, रुकने के बारे में। जो कठिनाइयां हुई होंगी उसको मैं इन लोगों की ओर से भी क्षमा चाहता हूँ। कुछ अपनी कम जानकारी के बारे में भी मैं आपको बताना, उसमें एक कारण रहा है। भविष्य में अगर आप लोगों की योजना बनती है और उसकी मुझे कुछ पहले जानकारी हो जाए तो मैं बिहार सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि वो आपके साथ खड़ी रहे, और मुझे यकीन है कि सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। अभी मैंने मित्रों से यहाँ के कहा कि छोटे ग्रुप जो बिहार में पटना में हैं, आप लोग तो जो बाहर के हैं वो चले जाएंगे, जो पटना के साथी हैं वो उन लोगों को मैंने इनवाइट किया है कि आप लोग आइए यहाँ पर 1 दिन 2 दिन पहले हमको सूचना दे करके। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, समाज कल्याण विभाग के जो पदाधिकारी हैं, अभी कल से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनका ट्रेनिंग चलने वाला है अगले 1 सप्ताह तक, उसकी तैयारी चल रही है। इन लोगों की भी इच्छा है कि हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर के भविष्य की योजनाओं पर काम करें। इन लोगों को भी बुलाऊंगा, तो मैंने कहा है कि इन लोगों को बुला करके और आगे हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय आपका नहीं है, ये विषय पूरे समाज का है, ये पूरे देश की समस्या है, और पूरे देश की क्या पूरी दुनिया की समस्या ही है, ये व्यक्तिगत समस्या आपकी नहीं है। तो इसको हम लोग बैठ करके इस पर विमर्श करेंगे, और फिर मैं कहूंगा कि आप लोग फिर से आए, बड़ी संख्या में आए। मैं आप लोगों से मेरा अनुरोध है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी कुमार परवेज जी ने कहा कि मैंने कहा कि वो उनकी पार्टी, अपने पार्टी के बारे में कहा। मित्रों, बच्चा जब जन्म लेता है, हम लोग जब जन्म लिए हैं या कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अपने पिता को याद नहीं करता, अपनी मां को याद, और उसे जो आवाज निकलती है रोने की, उसे मां आती है। वो इसलिए आती है तो नेचुरल प्रोसेस है। जब मांग होती है तो अपनी मां को याद करता है, और जब भी किसी को कोई पीड़ा होती है तो कराहता है, क्रोधित होता है, अपनी मां को नोचता भी है, उसके कपड़ों को, उसके शरीर को नोचता है। बिहार में और देश में जो CPI पार्टी है, जो साथी कुमार परवेज आए हैं, उसी शिशु की तरह है जो अपनी समस्याओं को लेकर के कभी उग्र होता है, लेकिन उसकी सच्चाई, उसके नेक नीति में कहीं कोई शंका नहीं है। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, कुमार परवेज ने कहा कि हम अपने पार्टी के एजेंडा में इसको शामिल करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े होकर के CPI के पक्ष में आप लोग ताली बजाएं। बहुत बड़ी बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस एजेंडे को अपने एजेंडे में शामिल करे। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन मैं समझता हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ पर देश के वर्धन्य शायर, पत्रकार, कवि नीलेश रंजन जी हैं। आप लोगों ने उनकी बात सुनी है, उनकी गजरें नहीं सुनी है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों की ओर से कि नीलेश जी अपने स्वर में कुछ जरूर आपको सुनाएं। बहुत बहुत पाठक जी का हुक्म है तो एक नज़्म में सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है रात भर। ये कैसी फजा, कैसा मंजर है खुदा, बारिश होती रही चांद भीगता रहा रात भर। ये कैसी फजा, कैसा मंजर है खुदा, बारिश होती रही चांद भीगता रहा रात भर। दूर थरथराए कहीं लब तो जुम्बिश हुई मेरी आंखों में, दूर थरथराए कहीं लब तो जुम्बिश हुई मेरी आंखों में। रूह पे मेरी कोई दस्तक देता रहा रात भर। एक शनासा राह से गुजरे,
एक शनासा राह शनासा तो परिचित, एक शनासा राह से गुजरे, एक मोड़ पे भी खिड़के, ख्वाबों के बयावा में भटकता रहा रात भर। किसी के आने की खबर दे दिया चांद चुपके से, घर मेरा मसरत में जागता रहा रात भर। किसी के आने की खबर दे दिया चांद चुपके से, घर मेरा मसरत में जागता रहा रात भर। संदूक खोला तो एक पुराना खत मिल गया, संदूक खोला तो एक पुराना खत मिल गया। गुज़श्ता लम्हों से कोई गुफ्तगू करता रहा रात भर। कोई सफ़ा खुलता रहा, कोई नज़्म खुलती रही, कोई सफ़ा पलटता रहा, कोई नज़्म खुलती रही, कोई सफ़ा पलटता रहा, कोई नज़्म खुलती रही। सितारों कोने में रखा सितार बजता रहा रात भर। ये कैसी फ़ज़ा, कैसा मंजर है खुदा, बारिश होती रही, चांद भीगता रहा रात भर। बहुत अच्छा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ नरेंद्र पाठक सर को कि वो टीसा के फाउंडर और हम सब के गुरु सत्येंद्र श्रीवास्तव को सम्मानित करें। सीधा 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 सीधा। मीटिंग कंडक्ट करने का और ये बहुत ही अच्छा मौका रहा कि हमारे कंक्लूडिंग सेशन में इतने सारे लोग आ पाए। CPIM से परवेज भाई, डॉक्टर मधुबाला और डॉक्टर पंकज श्वेताब। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने आकर हमारा हौसला बढ़ाया और ये साबित कर दिया कि समाज में किसी की भी तकलीफ उस अकेले की नहीं है। हम सब उसमें हिस्सा लेने को तैयार हैं, राजी हैं। शुभम कुमार एक्टिविटी उन्होंने इस पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, मुमकिन है। और आशुतोष झा, आशुतोष ने काफ़ी रिस्की काम किए। वो फाइनेंस मिनिस्टर से, विधानसभा स्पीकर से मिलने गए, PH को बाईपास किया, सीधे घोषणा करने गए। तो बिग क्लैप फॉर आशुतोष। नरेश परिहार, नरेश परिहार, नरेश एम्स में काम कर रहे हैं, मेल नर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और SSG में बहुत एक्टिव हैं। सूरज चंद्रदेव, सूरज चंद्रदेव इस पूरे इवेंट में फाइनेंस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम था। सूरज ने ये जिम्मेदारी अपने सर पे ली और बहुत बढ़िया काम किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा मोहित कुमार को। मोहित हमारे पटना और पूरे बिहार में हमारे कैंपेनिंग एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बहुत जागरूक और बहुत एक्टिव। मोहित। ध्रुव गुप्ता, ध्रुव गुप्ता मुंबई में रहते हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। ध्रुव कहाँ है? बाहर तो नहीं है। बुलाओ बुलाओ। विकास रंगा, लगता है रंगा सर अपनी क्लास चला रहे हैं बाहर। आकाश कुमार तिवारी, विकास रंगा दिल्ली से है और बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और दिल्ली SSG की जान है। अगर विकास में होते तो दिल्ली SSG महीनों पहले बंद हो जाए। ध्रुव गुप्ता, ध्रुव गुप्ता टीसा से बहुत सालों से जुड़े हैं और ध्रुव ने टीसा के लिए क्राउड फंडिंग की थी कुछ साल पहले। मुझे यकीन नहीं था कि कोई हमारे के नाम पे 2 पैसा देगा, मगर क्राउड फंडिंग में काफी बड़ा फंड इकट्ठा किया था ध्रुव ने, जिससे हमने बहुत सी एक्टिविटीज करी। आकाश कुमार तिवारी, आकाश
पाठक ने ऑनलाइन और फोन पे बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया ऑल ओवर इंडिया इस एनसी के बारे में, और ये इंश्योर किया और इन्होंने इंश्योर किया कि सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हिस्सा लें इसमें। So big hands to के विवेक बालाकुरिया, के विवेक बालाकुरिया कर्नाटका से हैं, और ये भी हमारे कॉलिंग वॉलंटियर थे। इनकी जिम्मेदारी थी लोगों को कॉल करना, उनको एनसी के बारे में बताना, उनको मोटिवेट करना, उनको सारी सूचना देना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। मयंक माथुर दिल्ली से हैं, सुपर एक्टिव, मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, जोक्स बहुत सारे सुनाते हैं अकलाते हुए, अकलाने के बारे में। कपिल मस्के, कपिल मस्के आप भी ईसा के पुराने वॉलंटियर्स हैं और बहुत अच्छे। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ईसा की ओर से और हम सब की ओर से इन डोनेशंस जिन लोगों से मिले हैं। इनमें से 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो कृपया खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। अर्जुन राजू, पूजा मेवाड़ा और नरेश परिहार। इन 3 के लिए बिग हैंड, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया ताकि कुछ अन्य व्यक्ति इस एनसी में आ सकें, उनको स्कॉलरशिप दी जाए। और कुछ और साथी हैं जो नहीं हैं यहाँ पर मौजूद, लेकिन उन्होंने डोनेशन दिया था ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स भारत के विभिन्न हिस्सों से आ सकें, ट्रैवल कर सकें और यहाँ पर आकर रह सकें। उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ: शोभित सिंह, शिल्पा सागवाल, विक्रांत सोनी, तपन समंता, चित्रंजन पटेल, मोहित जायसवाल, निश्चित कुमार। इन सबके बहुत आभारी हैं। इनके डोनेशन से अन्य कई लोग यहाँ पर आ पाए, ये संभव हुआ। और ये हमारे 3 जो डोनर्स थे जो खुद भी हकलाते हैं और जो यहाँ पर मौजूद भी हैं, उनके लिए कुछ छोटी सी भेंट है तीसा की ओर से, कुछ अच्छी किताबें हैं उनके लिए। तो मैं अर्जुन राजू को इन्वाइट करना चाहता हूँ। डॉक्टर पाठक के हाथों से उनको हम एक छोटी सी किताब भेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर राजू रेडियोग्राफर हैं बेंगलोर में, बिजी डॉक्टर हैं मगर समय निकाल कर रहे हैं। मयंक माथुर, पूजा मेवाड़ा, पूजा मेवाड़ा के लिए भी एक पुस्तक है डॉक्टर पाठक के हाथों से। आप हकलाती नहीं हैं मगर बहुत अच्छी नर्स हैं और एम्स में काम कर रही हैं और ईसा की एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स बहुत से ऐसे हैं जो नहीं हकलाते हैं। नरेश परिहार, आपके लिए किताब है। तो हमारे एजेंट हर जगह हैं, एम्स में भी हैं, अब यहाँ पे भी हो गए हैं। तो अब मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ बाहर फोटोग्राफी के लिए। और एक बार फिर से उठने से पहले तालियां हो जाएं हमारे विशेष अतिथियों के लिए जिन्होंने आकर हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की ओर से। हम सारे प्रतिभागी जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आए हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न काम, ऑक्यूपेशन, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार है कि आप सब आए, हमारा हौसला बढ़ाया। और मैं निवेदन करूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम सब बाहर आ जाएं। तो अगलाओ मगर प्यार से, अगलाओ मगर प्यार से, अगलाओ मगर प्यार से। ईसा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिन सर जिंदाबाद, सचिन सर जिंदाबाद। पाठक जिंदाबाद, पाठक जिंदाबाद।